सभापति जी, मैं आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर धन्यवाद देने के लिए और प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने के लिए इस अपने वक्तव्य को रख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं राष्ट्रपति अभिभाषण में धन्यवाद ज्ञापन में अपना वक्तव्य रख सकूं। यह जो अभिभाषण है जिसे महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने सेंट्रल हॉल में अपने पार्लियामेंट के कक्ष में उसको हम सबके सामने रखा, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि यह हमारे विकास यात्रा की एक कहानी, एक रोड मैप, उसके बारे में माननीय राष्ट्रपति जी ने हम सबके सामने रखा है। और मैं ये कह सकता हूं कि यह जो अभिभाषण है ये समग्रता में है, होलिस्टिक है और ये विकसित भारत को की विकास यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है इसके बारे में बहुत चिंतन करके उस वक्तव्य में बहुत डिटेल से लिखा गया है और यह हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी भी है, जिसे हम सब लोग विकसित भारत को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने सरकार की पॉलिसीज, सरकार के प्रोग्राम्स, कार्यक्रम जो उन्होंने उद्धृत किए हैं वह दोनों बातों को प्रतिलक्षित करते हैं। एक तो वह प्रतिलक्षित करते हैं कि वर्तमान में किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है और दूसरा किस तरीके से ये कार्यक्रम और ये नीतियां, ये पॉलिसीज देश को विकसित भारत बनाने में दूरगामी प्रभाव छोड़ रही हैं, उसको भी उद्धृत करता है। यह हम सब लोगों को ध्यान रखना है। हम सब के लिए खुशी की बात है कि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और जब हम अमृत काल में प्रवेश किया है हमने, तो आगे हमारे सामने 25 साल की यात्रा है, जिस यात्रा में हम सब लोगों ने अपने देश को डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत, डेवलप्ड भारत, इसके संकल्प को आगे बढ़ाने का तय किया है। और इसलिए हम सब लोग, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, हम सब लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम उस गौरवशाली समय के साक्षी हैं जिन्हें ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीतियों का सब दूर प्रभाव हम सब लोगों को दिख रहा है और दिखने लगा है। यह ऐतिहासिक पल अमृत काल का हम सब के लिए सच में बहुत ही सौभाग्यपूर्ण स्थिति है, जब हम इस अमृत काल में अपने आप को जोड़ रहे हैं और विकसित भारत की यात्रा में हम सब लोग भी शामिल हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग, सभी पार्टियों का हम सबको सहयोग मिलेगा ताकि यह विकसित भारत के संकल्प को हम पूरा कर सकेंगे। अभी अभी हम सब लोगों ने 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, 10th इंटरनेशनल योग डे। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था 10 साल पहले कि भारत की कोई यूएन जनरल असेंबली में कोई प्रस्ताव लेकर के आएगा और उस प्रस्ताव को एक मत से 77 देश अपना साथ देंगे और वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन जाएगा। और उसी तरीके से आज हम सब लोगों के लिए खुशी का विषय है कि भारत और दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और इंडिया को, भारत को
योग का लीडर मान रहा है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हम सबको खुशी है कि 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ईयर, श्री अन्न, जिसे हम मोटा अनाज भी कहते हैं, यह श्री अन्न भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से एड्रेस करता है, और इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया कार्य का दूरगामी इफेक्ट क्या होता है, उसको भी हमको समझना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस सारी दुनिया मना रही है। श्री अन्न की तरफ हम अग्रसर हुए हैं, और जब हम श्री अन्न की तरफ अग्रसर हुए हैं तो मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, उनको इसका बहुत दूरगामी प्रभाव में लाभ मिलने वाला है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जब अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात होती है तो मुझे खुशी होती है अपने हाउस के साथ और राष्ट्रपति अभिभाषण के बारे में चर्चा करते हुए इस बात को दोहराने का कि जो भारत के इनिशिएटिव से इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत का इनिशिएटिव रहा है, उसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंट्रीज इस इनिशिएटिव में अपने आप को उन्होंने शामिल किया है। यह भी हम सबके लिए गौरव का विषय है। अभी पिछले साल देश G20 के उत्सव का साक्षी रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि G20 या अंतर्राष्ट्रीय तरीके के कार्यक्रम या समायोजन या आयोजन पहले नहीं हुए, पहले भी हुए होंगे, कोई छोटे कोई बड़े। मुझे याद है शायद 70s की बात होगी, उस समय नॉन अलाइंड मूवमेंट की भी यहां पर चर्चा हुई थी और इस देश में उसका भी कार्यक्रम हुआ था। लेकिन जब हम G20 की बात करते हैं तो हम देश के साथ इस बात को साझा करते हैं कि यह कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम नहीं बना, यह कार्यक्रम देश का कार्यक्रम बन गया। इट बिकेम द कंट्रीज प्रोग्राम। और चाहे कोई प्रदेश विपक्ष में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे कहीं कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कहीं किसी और पार्टी की सरकार हो, चाहे कहीं हमारी पार्टी की सरकार हो, सारे देश ने G20 को अपने तरीके से आत्मसात किया और G20 एक नेशनल इवेंट और नेशनल फेस्टिव बन गया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और लगभग 200 मीटिंगें दिल्ली में नहीं हुई, 200 मीटिंगें देश के कोने कोने में हुई और 75 स्थानों में हुई, और एक तरीके से दुनिया ने भी भारत के दर्शन किए, इंडिया के दर्शन किए इस G20 में। यह हम सबको ध्यान में आता है। मैं यहां यह भी आपको कहना चाहूंगा कि G20 में, यही G20 पहले दूसरे देशों में भी हुआ। हम किसी रेजोल्यूशन पर या किसी हम समझौते पर नहीं पहुंच सके, कोई हम ड्राफ्ट स्टेटमेंट लेकर के नहीं आ सके, लेकिन मुझे खुशी है कि G20 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से हुआ और सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बना G20 का। यह भी हमको ध्यान रखना है। और बहुत खुशी की बात है कि भारत के इनिशिएटिव पर, भारत के नेतृत्व में, भारत के निवेदन पर अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर के रूप में उसको जोड़ा गया और वह भी हमारा पार्ट एंड पार्सल बना। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जो एक समझौता हुआ जिसमें रेल और शिपिंग कॉरिडोर के रूप में भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका जो समझौता हुआ, यह भी मैं कहता हूं, समझौता तो G20 में हो गया, पर यह दुनिया में भारत को व्यापार में स्थापित करने में बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला है। और इस तरीके का हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, वो भी हम सबको ध्यान में है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, हमें याद है कि 2020 में कोरोना आया। किसी को मालूम नहीं था
कि इस कोरोना से कैसे लड़ा जाएगा। किसी को मालूम नहीं था कि ये कोरोना का इंपैक्ट क्या होगा, किसी को मालूम नहीं था कि इस कोरोना से लड़ेंगे कैसे। और ये शताब्दी का सबसे बड़ा त्रासदी थी, सबसे बड़ी त्रासदी थी, ये शताब्दी की सबसे बड़ी पेंडेमिक थी। लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं, वेस्ट के देश फैसला नहीं कर पाए, वो फैसला नहीं कर पाए कि इकोनॉमी जरूरी है कि ह्यूमैनिटी जरूरी है। वो फैसला नहीं कर पाए कि लॉकडाउन लगाएं या ना लगाएं। उन्होंने कभी लगाया, कभी हटाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना में सरकार ने लड़ाई नहीं लड़ी, सरकार के साथ साथ मोदी जी ने देश को लड़ने के लिए तैयार किया। इस बात को भी हमको समझना है। और इसलिए कभी हम हास्य या हास्यास्पद तरीके से खिल्ली उड़ाते थे, ये कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, ये ताली बजाओ, ये थाली बजाओ, ये दिया जलाओ। लेकिन यही ताली बजाओ, यही थाली बजाओ, यही दिया जलाओ ने देश के कॉन्फिडेंस को बना करके रखा और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने में सक्षम हुए। ये भी हम सबको ध्यान रखना। और मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग थे जो पूछते थे लॉकडाउन क्यों लगाया, क्यों लगाया, क्यों लगाया। जब लॉकडाउन हटाया तो बोला क्यों हटाया, क्यों हटाया, क्यों हटाया। उनकी जिंदगी क्यों में ही चली गई, उनको समझ में ही नहीं आया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं उस समय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री था, आज वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय हमारे पास गिने चुने आईसीयू बेड्स थे, उस समय हमारे पास लड़ने के लिए पीपीई किट्स नहीं थे, उस समय हमारे पास लड़ने के लिए दवाई नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरगामी प्रभाव ने देश को तैयार किया। 2 महीने में हम तैयार हुए, हमारी बहनें तैयार हुई, करोड़ों के हिसाब से मास्क बने, करोड़ों के हिसाब से पीपीई किट्स बना, और करोड़ों के हिसाब से भारत ने पीपीई किट बनाना ही नहीं, इस 2 महीने में पीपीई किट एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। यह बदलता भारत हमको देखने को मिला। ये हमारे, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन की व्यवस्था, हर तरीके से लड़ने की बात की गई। मैं वो दृश्य याद नहीं दिलाना चाहता हूं जब कुछ लोगों ने कहा कि घर को निकल जाओ, सड़कों पर आ जाओ, एक एनआरकी लाने की कोशिश भी हुई। लेकिन उन सब के बावजूद भारत देश एक खड़ा रहा और कोरोना से लड़ने में सफल हुआ। यह भी मैं बताना चाहता हूं। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को और नेशनल प्रोग्राम बनने में 25 से 30 साल लगे। अपने देश में टेटनस की दवा को आने में 30-35 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवा को आने में 30 साल लग गए। अपने देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 साल लग गए। 1906 में दवा जापान में बनी और 2006 में नेशनल प्रोग्राम के रूप में हमारे देश में आया। 100 साल लग गए। लेकिन पहला कोरोना का केस जनवरी 2020 को डिटेक्ट होता है, अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बनता है और मोदी जी के नेतृत्व में देश के साइंटिस्टों ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके दी। 2-2 वैक्सीन। मुझे याद है उस समय कहते थे बाहर से मंगाओ, हमें इजाजत दो, हम वैक्सीन खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी का लो खरीद लो। एक हफ्ते में लौट करके आ गए, कहने लगे नहीं आप ही बताओ, आप ही दो। और मुझे खुशी के साथ बताना पड़ता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम 220 करोड़ डोज, डबल डोज और विद बूस्टर लगाने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया। यह भी हम सब एक ऑन द लाइटर वेन मैं सुनाना चाहता हूं।
हर नेता ट्विटर पर अपनी बातें कहता है। उस समय जब वैक्सीन बन करके तैयार हुई तो क्या कहा गया? ये मोदी टीका है, मोदी वैक्सीन, मोदी वैक्सीन। किसी ने कहा वी आर नॉट गिनी पिग्स, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करो, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुआ है। लेकिन चुपके चुपके जाकर के मोदी टीका लगा लिया। मैं देखता रहा उनके ट्विटर, मैंने पूछा यार तुम्हारे ट्विटर पर आया नहीं, टीका लगाया कि नहीं लगाया? बोला चुप 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 चुप। इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड्स किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी 220 करोड़ लोगों ने कोरोना में डबल डोज लगाया। और जो देश, पाश्चात्य देश बहुत समय तक मास्क लगा के फिरते रहे, वहां घनी आबादी में भी हमारे लोग बिना मास्क के रहे। और इस कारण से, क्योंकि उनको डबल डोज लग चुका था विद बूस्टर, ये भी हमको था। मैं यहां जब इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी, हर इकोनॉमी डिस्टर्ब है। मैं आगे आंकड़ों से बताऊंगा। दुनिया की हर इकोनॉमी डिस्टर्ब है। मे इट बी अमेरिका, मे इट बी यूरोप नेशंस, मे इट बी ऑस्ट्रेलिया, मे इट बी जापान, मे इट बी जर्मनी, कोई भी देश आज उनकी आर्थिक स्थिति मुसीबत में है। लेकिन भारत, मैं कह सकता हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि द इंडियन इकोनॉमी इज द ओनली ब्राइट स्पॉट। अगर कोई आशा की किरण है तो वो इंडियन इकोनॉमी है। मॉर्गन स्टैनली बोलते हैं इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम 2013। भारत 2013 का भारत नहीं रह गया, ये अब डिफरेंट हो गया है। मूडीज कहते हैं जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इंक्रीज्ड टू 8% फॉर द ईयर 2024। और हम सब लोग जानते हैं कि 10 साल पहले भारत की अर्थनीति 11वें पोजीशन पर थी, 11th पोजीशन पर। और आज भारत उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और आप सबका आशीर्वाद चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और आप सबकी शांति चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थशक्ति बनेगा, अर्थ लार्जेस्ट शक्ति बनेगा। मैं अपनी बातों को प्रूव करने के लिए आपके सामने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन बताना चाहता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2.7%, जर्मनी 0.2%, फ्रांस 0.7%, जापान 0.9%, यूके 0.5%, इंडिया दैट इज भारत 6.8%। यह हमारी ग्रोथ इकोनॉमी है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा ग्रोथ रेट आफ्टर कोविड 2021-22 9.1%, 2022-23 7%, 2023-24 8.2%। और आपको जानकर खुशी होगी और हम सबको खुशी होगी कि भारत आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन 15% है इंडियन इकोनॉमी। और हम, जैसा मैंने कहा कि हम 3रे लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होने के लिए लगे हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इसलिए हम स्टेटस कोइस नहीं है, हम रुक जाने वाले लोग नहीं हैं। हम कोई सिर्फ हमारा कोई विपक्ष करे जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन हम रुक जाएंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस बात के लिए हम काम करेंगे। और हमारा फ्यूचरिस्टिक विजन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है, और इसलिए हमारी नीतियां फार रीचिंग हो, और उसके लिए हम काम करने के लिए अग्रसर हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, हमारे यहां मैंडेट की बहुत सी बातें हुई,
मैं नेगेटिविज्म में नहीं जाता, मैं कोई निराशावादी तरीके से इस बात को नहीं रखना चाहता हूं, मैं आशावादी तरीके से वो कहना चाहता हूं। आज देश ने हमारे डिसाइसिव गवर्नमेंट और स्ट्रांग गवर्नमेंट को ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारे देश ने देश की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को विश्वास में रखा है और इसलिए हमारे साथ खड़ी है। और आज लास्ट माइल डिलीवरी की गारंटी वो मोदी की गारंटी है, इसको देश मानता है और इसीलिए देश विकसित भारत को अग्रसर करने के लिए संकल्पबद्ध है, यह मैं कहना चाहता हूं। हम लोगों ने बहुत से सेक्टर्स के बारे में पूरी ताकत के साथ नीतियों में परिवर्तन करके आगे बढ़ने का तय किया है, लेकिन फिर भी मैं सारे सेक्टर्स के बारे में चर्चा कर पाऊं यह संभव नहीं होगा। यह है संभव भी नहीं है कि कम शब्दों में हम सारे सेक्टर्स के बारे में जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं उसके बारे में मैं बता सकूं, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, सर्विस सेक्टर के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करूं तो आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें भारत ने किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है, यह भी रिकॉर्ड मार्जिन के तरीके से हुआ है। प्रोडक्शन के साथ इंसेंटिव्स को लिंक किया है और किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ इंसेंटिव्स को जोड़ा गया है, उसने भी हमारे उद्यमियों को ताकत दी है। मुझे याद है निर्मला जी उस समय भी फाइनेंस मिनिस्टर थी जब कोरोना था, और उस समय जब एमएसएमई सेक्टर के लिए उस समय विशेष करके पैकेज दिया गया था, उसका भी मुझे ध्यान में है। और उस समय लोग बोलते थे पैकेज का मतलब पैसा, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। जिन देशों ने कोरोना के समय पैसा बांटा, आज उनकी अर्थनीति मैंने आपको बता दी 0.4 से लेकर 0.7% में सीमित हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा मैं पैकेज में पैसे नहीं बांटूंगा, मैं उसको विकास के काम में लगाऊंगा, मैं उद्यमियों को दूंगा और विकास के साथ उसको जोड़ूंगा। और इसलिए आज हमारी इकॉनमी 8% के ग्रोथ पर खड़ी है, इस बात को ध्यान रखें। और इसीलिए अगर हम सेक्टर की बात करें, आज फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया इज नंबर 2। आज दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है भारत। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत प्रोड्यूस कर रहा है। अमेरिकन्स भी आज भारत की दवाई को ले रहे हैं और ओपनली कहते हैं कि भारत की दवाई हमें अच्छी पड़ती है और दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है तो भारत बन गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, स्टील में हम नंबर 2 पर होकर के खड़े हो गए, और इसी तरीके से हम फार्मास्यूटिकल से लेकर के अन्य क्षेत्रों में तो बढ़े ही हैं। मैं मोबाइल की चर्चा करना चाहूंगा। 10 years before 97% ऑफ मोबाइल्स यूज्ड टू कम फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। हमारे पास जो मोबाइल होता था मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन वियतनाम, कोई और देश। आज 97% मोबाइल्स आज भारत में बन रहे हैं, मेड इन इंडिया हो गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, या फिर एयरक्राफ्ट्स हो या एयर कैरियर्स हो या फिर फाइटर जेट्स हो, और सारे सेक्टर्स में भारत एक्सपैंड कर रहा है और लीडर के रूप में आगे बढ़ा है। अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं तो आईटी सेक्टर या टूरिज्म सेक्टर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसमें भारत ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हम हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे बढ़े हैं और हम हेल्थ में सिर्फ देश को ही केटर नहीं कर रहे हैं, अब दुनिया को हम केटर कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। सर्विस सेक्टर हमारे बहुत से लोग मिडिल ईस्ट में, अन्य देशों में हेल्थ वर्कर्स के रूप में काम करने गए हुए हैं, वो वहां पर काम कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर्स, सारा यूके, सारा यूएसए हमारे इंडियन डॉक्टर से भरा पड़ा है। और इसलिए हर दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। आईटी तो भारत हब बन चुका है।
दुनिया को, भारत को आईटी का लोहा मान रहे हैं और टूरिज्म में भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं। इसलिए सर्विस सेक्टर में हम अपने आप को, और यह अपने आप में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और फिशरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, हमारा ब्लू रेवोल्यूशन, इसको हम लोगों ने प्रायोरिटी दी है और इस प्रायोरिटी के साथ साथ हमने गाँव को जोड़ने का काम किया है, विकास की दृष्टि से विलेजेस को जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज एक नेटवर्क फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का बन रहा है, एफपीओस का बन रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे एफपीओस के साथ साथ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, पैक्स के माध्यम से हमारे लगभग 1 लाख पैक्स हैं, जो लगभग उनकी 13 करोड़ फार्मर्स तक की रीच बनी है और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए फार्मर सेक्टर की दृष्टि से भी हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, जैसा मैंने कहा कि हमारा दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाली नीतियां हैं। हमें मालूम था कि भारत में स्टोरेज की कमी है और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टोरेज को बढ़ाने के लिए और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी बनाने वाले हैं और उसके लिए हम काम करेंगे। कल हमारे प्रफुल्ल भाई धन्यवाद ज्ञापन के वक्तव्य में कह रहे थे कि उस समय शरद पवार जी ने 70,000 करोड़ रुपए फार्मर्स को दिए थे और उस समय वो बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा था, ऐसा उन्होंने कहा और वो बात सही भी है। लेकिन आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,20,000 करोड़ रुपए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करेक्ट मी, 18वीं किश्त 18 किश्तों में उसको पहुंचाया गया है और अभी अभी कुछ दिन पहले 20 करोड़ रुपए की किश्त पहुंचाई गई है। और ये रुकने वाली नहीं है, ये चलने वाली है, ये सतत चलने वाली है, किसानों के बारे में चिंता करने वाली है। हम वन टाइम रिलीफ देने वाले नहीं हैं, हम हैंड होल्डिंग करने वाले हैं। किसान जब तक खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसके साथ खड़े होने वाले हैं, उसको भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ साथ डाइवर्सिफाई करने के लिए भी एग्रीकल्चर में जोर दिया। इसके साथ साथ हमने ऑर्गेनिक खेती को भी हम लोगों ने जोर दिया और नेचुरल फार्मिंग को, उसको भी हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं और उसके लिए हम प्रेरणा दे रहे हैं। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पिछले 10 सालों में लगभग 3,80,000 किलोमीटर की सड़कें बनी है, 3,80,000 किलोमीटर। मैं यहां बताना चाहता हूं, मैं अपने विपक्षी भाइयों के साथ भी इसको शेयर करना चाहता हूं। मैं 1993 में विधायक बन गया था और बीजेपी ग्रुप का नेता था। 1993 में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस समय लगभग 40 सड़कें थी और आपको मालूम है बजट कैसे आता था उन दिनों? हमारे को बजट 40 सड़कों के लिए 40 लाख रुपए मिलता था। और जब मैं अपने एक्सीएन से पूछा करता था, मिस्टर एक्सीएन टेल मी हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प मी, उसने कहा इसका तरीका यह है कि आप 20-20 लाख 2 सड़कों में लगा दो, कम से कम वो तो थोड़ी आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा ये तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने की बात है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी सड़क पर किसी भी गांव को पैदल नहीं जाना पड़ता है, ऑल वेदर रोड बन गया और सारे देश में बना है और 3,80,000 किलोमीटर सड़क बनी, 3,80,000 किलोमीटर। उसी के साथ साथ अगर हम देखें, चाहे वो अटल जी का जमाना हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज हो, चाहे वो मोदी जी का जमाना हो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का विषय हो, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवेज की बात हो, चाहे नेशनल हाईवेज की बात हो, सब तरीके से एक्सप्रेसवेज, हाईवेज। आप देखिए दिल्ली कितना बदल गया। जो बात हो जाती है तो उसको हमें याद नहीं रहता। अब दिल्ली में कोई जयपुर से आने वाला ट्रैफिक
जो पंजाब को जाने वाला है वो दिल्ली नहीं आता, वो बाईपास से निकल जाता है। अब कोई राजस्थान के साइड से आने वाला या दिल्ली की तरफ से आने वाला की ट्रैफिक, जिसे दिल्ली से मतलब नहीं, वो दिल्ली नहीं आता, वो बगल से निकल करके मेरठ पहुंच जाता है, वो बुलंदशहर पहुंच जाता है। हाईवेज पे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एक नहीं अनेकों बन रहे हैं। एक टाइम था जब 12.1 किलोमीटर 2014 से पहले 12.1 किलोमीटर पर डे सड़क बनती थी, आज 28.3 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। और इसलिए कनेक्टिविटी, अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, कौन कौन से एक्सप्रेसवे नाम लेना याद रखना मुश्किल है, कहां से कौन सा एक्सप्रेसवे चला है, कौन सी कनेक्टिविटी किससे जोड़ रही है। मैं यहां पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में विशेष करके बोलना चाहूंगा। मुझे याद है नॉर्थ ईस्ट का जाने का मतलब होता था दूसरी दुनिया में जाना, गोइंग टू अनदर वर्ल्ड। लौट के आ गए तो लगे अच्छा दूसरी दुनिया में आ गए, यह स्थिति थी। आज देखिए मैक्सिमम स्टेट कैपिटल्स आर नाउ कनेक्टेड विथ एयर कनेक्टिविटी, मैक्सिमम। और अभी सिक्किम में भी एयरपोर्ट बन गया, उसका रिपेयर चल रहा है। अब वहां भी स्पाइस जेट की एयरक्राफ्ट जा रही है सिक्किम में। अब यह अलग बात है कि मौसम अपने आप को, नेचर के साथ तो कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन हाँ सिक्किम में भी पहुंच गया। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो मेघालय में रेल नेटवर्क आफ्टर 67 इयर्स पहुंचा है, रेल नेटवर्क मेघालय में। नागालैंड ने 100 साल बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन देखा, 100 इयर्स, जब अंग्रेज थे तब देखा था और उसके बाद अब देखा है। और फर्स्ट गुड्स ट्रेन रानी गाइडलू रेलवे स्टेशन पर पहुंची, वो पहली बार पहुंची मणिपुर में, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहुंच रही है, वो वंदे भारत ट्रेन पहुंच रही है। और इस तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक टुवर्ड्स ईस्ट, एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट फर्स्ट, इस तरीके की नीतियों को प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। आज नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम में आ चुका है, मेन स्ट्रीम के अंदर पहुंच चुका है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, सुबह जाओ अगरतला, शाम को वापस आओ, सुबह जाओ इम्फाल, शाम को वापस आओ, सुबह जाओ आइजोल, शाम को वापस आओ। मैं तो जाता हूं, आप वहां राजनीति के लिए जाते हैं, मैं वहां मानवता के लिए जाता हूं। मित्रों, इसलिए नॉर्थ ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि विशेष करके अभी हमारी आदरणीय बहन जी सुनमान सिंह जी कह रही थी विमेन डेवलपमेंट एंड विमेन लेड डेवलपमेंट, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये विमेन लेड डेवलपमेंट को अगर किसी ने रूप दिया है तो नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास, इट इज द पॉलिटिकल विल। आपका समर्थन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 30 ईयर्स से बिल पड़ा हुआ था, 30 ईयर्स, द पॉलिटिकल विल वॉज नॉट देयर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और 30 साल का बिल 3 दिन में पारित हुआ और नारी शक्ति वंदन विधेयक को हम लोगों ने लागू किया। मैं यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा कर रहा हूं। 4 करोड़ आवास योजना बने हैं। मैं सभी लोगों से जमीन की बात करना चाहता हूं। मैं 1993 में जब एमएलए बना तो मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मैं बार बार सुनाता हूं उसको, मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आता था, नड्डा साहब चाय पिलाइए, आपको खुशखबरी सुनानी। मैं कहा चाय तो पियो, उसका खुशखबरी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो स्वागत है, आप आइए चाय पीजिए, एक बार नहीं अनेकों बार, पर खुशखबरी क्या है? तो कहते थे इस बार आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2 इंदिरा आवास योजना, बोलो किसको दूं? मैं कहता था भैया तू ही रख ले, तू ही बांट देना, मैं कहां बांट पाऊंगा, 1 अनार 100 बीमार। आज प्रधानमंत्री आवास योजना एक एक पंचायत में 40-40, 50-50 मकान। मैं जमीन की बात बोल रहा हूं, एक एक पंचायत में
एक समय में 5 लाख रुपए आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, मेरा पोखर का ये ठीक करा दो, मेरे को रास्ता दे दो, मेरे को वो कर दो, मेरे को ये पहुंचा दो, प्रधानमंत्री, प्रधान जी, प्रधान जी। और प्रधान जी हमारे को बोलते थे, विधायक जी जरा हमारी चिंता कीजिए। और मैं अगर 2 लाख रुपए उनको एक्स्ट्रा दे दूं तो मैं बड़ा एहसान मानता। देखो अब 2 लाख दे दिया, अब इसके बाद मुंह मत मोड़ना, अपने काम में जुट जाओ, अब अगले साल मिलेंगे। आज एक एक पंचायत को अध्यक्ष महोदय 2.5 करोड़ से 5-5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं विकास, 5 करोड़। और फिर भी हमारा पंचायत का प्रधान बोलता कुछ और। वे इसलिए बोलता है कुछ और क्योंकि उसको मालूम है कि मोदी जी बैठे हैं और वो हमारी बात को सुनेंगे और हमारे। जब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करता हूं, 4 करोड़ मकान बन गए और वो भी महिलाओं को उसमें से ताकत दी गई। मैक्सिमम बेनिफिशियरीज की जो ओनरशिप है वो महिलाओं के पास है। यह महिलाओं का लेड डेवलपमेंट और महिलाओं के बारे में ध्यान रखा गया। और उसी तरीके से अभी जब पहली कैबिनेट हुई, मुझे भी उस कैबिनेट में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया कि जो हम चुनाव में कह के आए हैं, 3 करोड़ घर और बनेंगे, कोई भी पक्की छत के बगैर इस देश में नहीं रहेगा। ये विकसित भारत की कल्पना को पूरा कर रहे हैं। और उसी तरीके से महिला सशक्तिकरण के दृष्टि से लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से। कभी सोचा था कि हम लखपति दीदी बनाएंगे? और संख्या क्या है? 3 करोड़। ये अध्यक्ष महोदय, सभापति जी, ये स्पीड, स्केल और स्किल का परिणाम है कि हम स्पीड में भी मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ स्केल को भी बढ़ा रहे हैं। और उसी तरीके से अब सबको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नमो ड्रोन दीदी, अभी 1000 नमो ड्रोन दीदी ने प्रधानमंत्री जी के सामने उसका एक रिहर्सल किया, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, सारी दुनिया ने देखा। ये महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा एक जीता जागता तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमो ड्रोन दीदी यह सिर्फ दीदी ही चलाएंगी। ये हमको समझना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण के प्रति किस तरीके का कमिटमेंट है, वो अभी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आप सब लोगों को, क्योंकि आप सब लोग भी उसके पार्ट होंगे, मैं तो पहाड़ में रहता हूँ, मैंने तो वो काम कर लिया है, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप करिए। और वो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कृपया करके आप इसका उपयोग कीजिए। और ये जो हमारे कई दल वालों ने कहा हम आपका बिजली का बिल ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बिजली का बिल माफ कर देंगे। अब माफ करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी ने आपको आजाद कर दिया है, अब बिजली का बिल ही नहीं आएगा। इस तरीके की परिस्थिति ला करके खड़ी, बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। और पैसा कमाएंगे अलग, टका, वो टका टक नहीं, वो घर आएगा, वो घर आए, वो बिजली का बिल। पहले तो आपकी बिजली मुफ्त हो गई, फिर आपकी बिजली ग्रिड में जाएगी और ग्रिड में जितना यूज होगा उतना आपकी आमदनी हो जाएगी। आप बोलो, ये क्या बोलते हैं, आम के आम गुठली के दाम, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, क्योंकि यह किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, आप भी इसका सदुपयोग करें और आप उसमें शामिल हो, ऐसा अच्छा है। अगर मैं बात ट्राइबल भाइयों की करूं और वो भी रिमोट और बैकवर्ड एरिया की, तो उसमें जो प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम है उसने लगभग 24,000 करोड़ रुपए रखा है, 24,000 करोड़ रुपीस। और ये हमारी तस्वीर बदलेगा, रेजिडेंशियल स्कूल से लेकर के, एकल विद्यालय से लेकर के बाकी सब तरीके से कैसे डेवलपमेंट हो सकता है और उनको जोड़ने का काम इस कार्यक्रम में चलेगा। मैं यहाँ आपके साथ यह भी बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या आया है? इसका इम्पैक्ट ये आया है, जो नीति आयोग ने बताया है, कि भारत के 25 करोड़ लोग अब गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। 25 करोड़
और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बोलता है कि इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय लेस देन 1%। ये बदलता भारत है, ये आगे बढ़ता भारत है कि आज एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारी लेस देन 1% हो गया और उसके दृष्टि से हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2014-15 में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लाल किले के प्राचीर से कहा था। उस समय इसकी हेठी हुई थी, हंसी हुई थी, इसको मजाक में लिया गया था और क्या कहा गया था? प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग अबाउट स्वच्छता अभियान फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कर रहा है, कोई और बात करने को रह नहीं गई। सभापति महोदय, जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं उनको गरीबी मालूम क्या है? उनको ये क्या मालूम कि आम आदमी का जीवन कैसा दुभर होता है? उनको ये क्या मालूम कि स्वच्छता अभियान का अर्थ क्या बनता है? 12 करोड़ शौचालय बने। मुझे याद है राम मनोहर लोहिया जी ने 66 में पार्लियामेंट में कहा था, मुझे शर्म आती है जब मेरी गाड़ी नेशनल हाईवे पर जाती है और औरतों के झुंड लोटा लेकर के अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाते हैं, मुझे मानवता पर हंसी आती है। ये राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, ये 66 में कहा था, 1966। और 1966 से 2014 बीत गया, किसी ने चिंता नहीं की। ये चाय वाले का बेटा, साधारण परिवार से आने वाला नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की और 12 करोड़ शौचालय बनाए, 12 करोड़। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि यूएन यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, अंटोनियो गुटरेस ने यहां भारत में आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का खिताब दिया था। नड्डा जी, प्रमोद तिवारी जी ने घड़ी की तरफ इशारा किया है। 40 मिनट्स थे, बट योर पार्टी हैज इनफ टाइम। यू मे इंडिकेट हाउ मच टाइम यू विल टेक। थोड़ा लगेगा, मैं जितना कोशिश करूंगा। पर तिवारी जी, मैं तो कभी कभी ही बोलता हूं। तो मैं ये कह रहा था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, इससे नवाजा गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, और वह भी यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल, वो भारत आकर के उन्होंने ये खिताब दिया। ये भारत का अर्थ बना। स्वच्छता अभियान का क्या मतलब बनता है, ये हम समझना चाहते हैं। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। सभापति जी, मैं जब पहले स्वास्थ्य मंत्री था तो मुझे विदेश जाने का मिलता था, तो वहाँ एक फैशनेबल वर्ड बन गया था और वो वर्ड था यूएचसी। एक सेकेंड, आप मुझे भी थोड़ी राहत दीजिए। जब आप स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे तब भी आप मुझे बाधित करते थे कि डॉक्टरों के कार्यक्रम में जाओ, और आपने कहा था कि डॉक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ते और आप उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब वो विभाग आपको मिल गया है। धन्यवाद। ऐसे मैंने 2 अच्छे कार्यक्रम किए हैं। जी। एक भारत मंडप में हजारों डॉक्टर उपस्थित। सभापति जी, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मेरा निवेदन हमेशा स्वीकार किया और डॉक्टर्स को उससे बहुत प्रोत्साहन मिला और उनको अच्छा भी लगा। तो मैं कह रहा था आयुष्मान भारत, तो उस समय चलता था यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मैं स्वीडन गया, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया, यूएचसी, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट यूएचसी। और मुझे लगता था कि भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए क्या कर पाएगा, हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे कर पाएंगे। हम यहाँ आए, भारत जब आए तो प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, उनका स्कीम बनाओ, कुछ सोचो। और निर्मला जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा बहुत योगदान किया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत है। भारत की 40% की आबादी, 40% ऑफ पॉपुलेशन, 55 करोड़। और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग। कौन? मैं बार बार बताता हूं, ये बाय प्रोफेशन है। रिक्शा वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, ठेला वाला, रैग पिकर, लिफ्टमैन,
बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, वेटर जो होटल में काम करता है, ये जो हमारे अपने रैग पिकर्स जो रैग पिक करते हैं, बार्बर जो बाल काटते हैं, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज देने का काम किया। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि 30,000 करोड़ रुपए गरीबों की सेवा के लिए लग चुका है और 30,000 करोड़ रुपए उन गरीबों के इलाज के लिए लग चुका है। और मैं आप सबको खुशी के साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि वो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेखित है, सबको बताना चाहता हूं। आप सब लोग मुझे, और हम सब लोग अभी 60 से नीचे हैं, लेकिन 70 होने के बाद हम सब लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए के हेल्थ कवरेज के लिए दाद देगा। कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी इनकम ग्रुप का, किसी भी जेंडर का, और तिवारी जी के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। मगर तिवारी जी एक साथ हैं इस मामले में। सबको 70 साल के बाद 5 लाख। जयराम जी भी हैं। हाँ, अच्छा, सबको 70 की उम्र के बाद उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। और ये आप ध्यान में रखिए, हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन 70 के बाद 80 आता है और बीमारी होने की परिस्थिति बनती है। यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 70 के बाद इंश्योरेंस नहीं करती हैं, और मोदी जी आपको 70 से आजीवन तक 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दे रहे हैं। यह है आयुष्मान भव, आयुष्मान भारत, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से मैं यहां आपसे जन औषधि केंद्र के बारे में भी बात करना चाहूंगा। आजकल कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो जीवन भर पर्यंत हमको लेनी पड़ती हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, किडनी की, लिवर की, सारी जीवन लेनी पड़ती है। और उसको आप ब्रांडेड दवा, वो महंगी होती है, और ब्रांडेड दवा में कम से कम 80% का फर्क होता है, 80 to 90% का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन औषधि केंद्र खोल करके और लगभग 1000 आउटलेट्स, और आज आपको 10,000 आउटलेट्स, और हमने तय किया है कि मोदी जी ने तय किया है कि 25,000 आउटलेट्स खुलेंगे, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति जो 5,000 रुपए खर्च करता था, वो आज 300-400 रुपए खर्च करता है महीने का, और उसको इलाज के लिए दवाई मिलती है। इस तरीके की स्थिति की गई है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें, हमारे विपक्ष के लोग ही बैंकिंग के बारे में कहते थे, एनपीओ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बैंक डूब रहे हैं। सबको मालूम है कि 2014 से पहले बैंकिंग स्थिति कोलैप्स की स्थिति में आ गई थी। निर्मला जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगी, मैं कोई आर्थिक विषय का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन इतना साधारण जानता हूं कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा था। और उस समय उस कोलैप्स होने की स्थिति में बैंकिंग में रिफॉर्म्स लाए गए, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बना, आईबीसी बना, और आज आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर बन गया है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर। आज जो प्रॉफिट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो 1.4 लाख करोड़ 2023-24 में क्रॉस किया है। 1.4 लाख करोड़, ये हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स की स्थिति है, और ये लगभग 35% हायर देन द लास्ट ईयर, 35% हायर है लास्ट ईयर से। और हमारे कुछ विपक्ष के नेता जो किसी और सदन में भी होंगे, उन्होंने प्रश्न उठाया था एसबीआई के बारे में, और उन्होंने एसबीआई की वर्किंग के बारे में कहा था कि एसबीआई के काम करने के तरीके पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया था। आज मुझे खुशी है कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इज अर्निंग रिकॉर्ड प्रॉफिट, आज वो रिकॉर्ड प्रॉफिट पर खड़ा है। उसी तरीके से एलआईसी की बिल्डिंग को कहा गया ये भूत बंगला बन गया है, ये भूतिया बंगला है, ये एलआईसी की बिल्डिंग भूतिया बंगला बन गई है। ये इस तरीके से एलआईसी को डेरोगेट करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, मैं सीना तान के कहना चाहता हूं,
आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं कि आज LIC के रिकॉर्ड शेयर किया गया है और रिकॉर्ड शेयर हुआ है, यह भी हमको ध्यान। यह है बदलता भारत जिसको हमको समझना चाहिए। मुझे याद है एक समय में हमारे राजनीतिक दल, विपक्षी दल HAL के सामने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने धरने पर बैठ गए थे। वहां के एम्प्लॉयज के साथ बड़ा भारी हमदर्दी दिखा रहे थे। उनके साथ बैठ करके जो अंदर जाना चाहते थे उनको भी बाहर खींच के ला रहे थे और ये टोकनिज्म चल रहा था। HAL डूब गया, HAL खत्म हो गया, ये सारी बातें कहने वाले लोग थे। आज HAL जो है वो कंट्री के डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी बन गया है। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए और इस तरीके से HAL आज स्ट्रेंथनिंग हो रही है। उसी तरीके से GST ने लगभग मीडियम और GST ने हमारे इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया है और हमारे बिजनेस को और ट्रेड को उसने आसान बनाया है। अप्रैल का GST का कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए किस तरीके से इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ है। ये ठीक है, नारे देने के लिए और राजनीति करने के लिए GST ये है और वो उसको कोई गब्बर बोले, कोई फलाना बोले, कोई ढमकाना बोले। देश ऐसे नहीं चलता। देश बहुत बारीकियों से नीतियां बना करके आगे बढ़ता है, तब चलता है। ये 2 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट ऐसे नहीं आया है। ये जो कई लोग चर्चा करते थे कि ये नोटबंदी हो गई, फलाना हो गई, आज इनफॉर्मल इकोनॉमी से भारत फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ आ गई। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए और इसीलिए आज GST के माध्यम से हम आगे बढ़े। मैं यहां पर डिजिटल इंडिया की भी बात करना चाहूंगा। जब डिजिटल इंडिया के बारे में हम बढ़ने की कोशिश की सभापति जी, तो हमारे भारत के ताकत पर प्रश्न खड़े हुए। मुझे याद है हमारे बड़े लर्नेड, आज वो अभी हाउस में नहीं है, चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा हाउ विल एन अनएजुकेटेड लेडी विल यूज दी मोबाइल, कैसे काम होगा, कैसे UPI चलेगा, कैसे डिजिटल इंडिया चलेगा। आज भारत के आपने भारत की ताकत को पहचाना नहीं था, मोदी जी ने पहचाना था। आज आप सब्जी खरीदने जाओ तो वहां भी सब्जी वाला बोलता है ये मेरा है QR कोड, जरा इस पर लगा दो और हमारे को पेमेंट। ये बदलता भारत। 40% वर्ल्ड का ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन 40%। और इसी तरीके से लगभग हमारे डिजिटल इंडिया को के पेमेंट्स हो रही हैं, वो हम सबके ध्यान में है। मैं डिफेंस के बारे में भी बोलना चाहूँगा। मैं एक पहाड़ी राज्य से आता हूँ। दो साधारण भाषा में कहना हो तो पुंछ में गोली चलती थी, राजौरी में गोली चलती थी। जब गोली चलती थी सभापति महोदय, तो वहां का जवान, मैं वहां गया हूं, मैं एक बार नहीं अनेकों बार बॉर्डर पर गया हूं, वहां मुझे जवान बोलते थे साहब अपनी जीवन बचाना ही बहुत बड़ी बात है। मैं पूछता था क्यों? कहते थे हमें जवाब देने का अधिकार नहीं है। मैं क्या करते हो? तो वो कहता था कि हम नगरोटा को इन्फॉर्म करते हैं, नगरोटा चंडी मंदिर को इन्फॉर्म करता है और चंडी मंदिर दिल्ली को इन्फॉर्म करता है और दिल्ली बोलता है कि चुप रहो, जब कहेंगे तब जवाब देना। ये बातें हमने देखी हैं। मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह तय हो गया है, जहां से गोली चले जब तक वो गोली चलाने वाला शांत ना हो जाए, चुप नहीं बैठना, जवाब देते रहना। इस बात को मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 40 ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रीज को रिस्ट्रक्चर किया गया और 7 कोड में उनको डाला गया, 7 कोड्स में उनको डाला गया, 7 डिफेंस के सेक्टर्स में उनको डाला गया। और लगभग हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट 1 लाख करोड़ रुपए का वो डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं और डिफेंस इक्विपमेंट हमारा 18% बढ़ गया है। अब हम हेलीकॉप्टर भारत में बना रहे हैं, कर्नाटक में ही बना रहे हैं। अब हम फाइटर जेट्स बना रहे हैं, इंडिजिनस फाइटर जेट्स बन रहे हैं। हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था सभापति जी, आज हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पहाड़ से आता हूं, हमारे यहां मिलिट्री कॉन्वॉय चलती थी, आगे हरी झंडी की एक
3 टनर होती थी और 40 गाड़ियों के बाद एक लाल झंडी का 1 टनर होता था और ये कॉन्वॉय चलता था। और जब कॉन्वॉय चलता था तो सारी ट्रैफिक रोक दी जाती थी, तब जाके एक ब्रिज पार होता था। और एक ब्रिज को पार करने में 6-6 घंटे लगते थे। यहां महेंद्र भट्ट बैठे बताएंगे कि आर्मी की फौज कैसे जाया करती थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हजारों किलोमीटर की सड़क, 2 वे और डबल लेन पुल, सीमेंटेड पुल बंद करके तैयार हो गया है। बॉर्डर पर कहीं भी 1.5 दिन के अंदर हमारी आर्मी पहुंच सकती है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके से काम किया है। और इसी तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन एक पॉलिटिकल स्लोगन बन गया था। जाने वाले 500 करोड़ रुपए रख करके OROP की बात कर रहे थे। वह एक तरीके से सिंबलिज्म था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। 1,20,000 करोड़ रुपए पेंशनर्स को उनके पॉकेट में, उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। नेशनल वॉर मेमोरियल, शायद मेरे ख्याल से, मैं तारीख ठीक नहीं होगा, लेकिन 80 के दशक में एनवर्साज हुआ था, 80s में नहीं बन पाया। कमिटमेंट नहीं थी, वो सोच नहीं थी। आज वो नेशनल वॉर मेमोरियल हम सबको देखने को मिलता है और वो भी हम लोगों ने देखा। उसमें भी एक इशू खड़ा कर दिया गया कि वो जो हमारी वो शक्ति स्थल है उसको हटाया जा रहा है, उसको खिसकाया जा रहा है, देश के शहीद स्थान को हटाया जा रहा है। वो नेशनल वॉर मेमोरियल में ले जाया जा रहा था। पता नहीं इनको हटाने से कैसी तकलीफ हो जाती है। उसको स्थान दिया जाए, उसको इज्जत दी जाए, वही उसकी आवश्यकता होती है। वो हुआ, वो किया गया। तो इस प्रकार से अगर विकास की कहानी कहें डिफेंस की दृष्टि से, कौन सा इक्विपमेंट है जो भारत में नहीं बना? हर दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चाहे हवाई का बेड़ा था, हम MiG-21 में खड़े थे, बेचारे हमारे पायलट्स ट्रेनिंग में ही एक्सीडेंट प्रोन MiG हो गया था, ऑब्सोलीट हो गया था, आउटडेटेड हो गया था, कोई नया बेड़ा नहीं आ रहा था, फैसला नहीं हो पाता था। और जब भी कुछ खरीदारी करने जाओ तो कमीशन का झगड़ा, और कमीशन के झगड़े में स्कैंडल, चाहे ऑगस्टा वेस्टलैंड हो, चाहे चिनूक हो, चाहे रफेल हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रफेल का बेड़ा भी आ गया, चिनूक भी आ गया। आज विकास की दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी कोशिश रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार की कोशिश रही है कि देश लंबी छलांग लगा करके कम समय में विकसित भारत के काम को पूरा करे। और इसलिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हो, मैंने कुछ सेक्टर्स के बारे में चर्चा की, सबके बारे में सभापति जी चर्चा करना मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं उसमें बताऊं। मैं यहाँ पर यह भी चर्चा करना चाहूँगा, अब खरगे जी चले गए, हमारे बड़े आदरणीय हैं, मैं सोच रहा था कि वो रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन चलिए, हमारे उनके साथी यहाँ पर हैं, तो वो वैसे भी वो एक्टिव रहते हैं, तो वो हमारी बात सुनेंगे और उन तक मेरी बात पहुंचाएंगे। मुझे कल समझ में नहीं आया कि खरगे जी राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोल रहे हैं या चुनावी भाषण बोल रहे हैं। मुझे इसका अंदाजा नहीं मिला, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण की दृष्टि से जिन मुद्दों को डेवलपमेंट की दृष्टि से राष्ट्रपति जी ने टच किया उस पर बोलते, पर मुझे लगा कि उनको ध्यान में अभी भी चुनाव का वो बैकग्राउंड में उनके ध्यान में है, इसलिए वो चुनावी मंच की तरह उसको उपयोग कर रहे थे। यहाँ भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा हुई। मुझे अम्बेडकर जी के बारे में जो उन्होंने कहा वो कष्ट देने वाला भी था और विडंबनापूर्ण भी था। आपने ऐसे भावुक तरीके से बोला जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आपका ऐसा संबंध है। देवराज जी के साथ मेरा है, वो तो मेरा है, इसीलिए मुंह से निकला और वो बारंबार निकलेगा। लेकिन अभी मैं भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर रहा हूं, तो उसके साथ ऐसा संबंध लगा और वो लगा जैसे बहुत दुखी है कि जैसे उनकी इज्जत नहीं हुई। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही की पार्टी जब बाबा
भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, जब दुखी होकर के नेहरू कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनको इस्तीफा के बाद इसी हाउस में इस्तीफा पर वक्तव्य रखने से नहीं दिया गया था, उसकी परमिशन नहीं दी। He could not place and he could not speak the reason of resignation. This is on record कि उनको अपने बाबा साहब को यहां पर हाउस में Sir, please look at the records of the house and find out. one second. नड्डा जी एक सेकंड, सुनो जयराम जी। Sir, I just want the honorable leader of the house to revisit the records of that day and see why that permission was not granted by the chair. This is all part of the record. Okay. So October 12, Jairam ji, 1951. Please look at the records. 1 second. You have a master historian there. 1 second. So Jairam ji, Master historian is there. one second. I thought you were disputing it. You are not disputing it. You are going beyond it. You may continue. Chairman sir, You may continue. Chairman sir, You may Chairman continue. sir, I must thank Jairam Ramesh for substituting that what I am saying is correct. But he wants you to say more. हाँ, तो अब वो इस्तीफा दिया, उनको बोलने नहीं दिया गया, और भीमराव अंबेडकर को दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अब खड़गे जी के दिल में अभी भी टीस है, मैं उनकी सहानुभूति रखता हूं, लेकिन अपने कांग्रेस भाइयों से पूछे ना कि जो आप इधर हमारे से पूछ रहे थे, आपके कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल किया उनका, कैसे देखा उनको। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं, नड्डा जी, 1990 में आई वॉज मेंबर ऑफ लोकसभा। 1990 के 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च के महीने में लंबे अंतराल के बाद भारत रत्न उनको दिया गया, और अप्रैल 1990 में सेंट्रल हॉल में उनका पोर्ट्रेट अनवील किया गया, और पोर्ट्रेट अनवील करते समय ये ध्यान रखा गया कि पोर्ट्रेट्स का मूवमेंट कैसे हो। और तब मैंने जानकारी की कि जब से सेंट्रल हॉल में पोर्ट्रेट लगे हैं उनका मूवमेंट होता रहा है, कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। आपने 1993 की बात की, शायद आप भी उस समय विधायक होंगे, मैं भी विधायक था। जो आपने कहा मैंने भी आंखों से देखा है। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक था, और कांग्रेस पार्टी से मेरा गहरा नाता रहा है। स्वीकार नहीं, मैं कभी कोई चीज को स्वीकार करने से हिचकिचाता नहीं, पर एक समय था जब मैंने ये कहा था, जिसकी बड़ी कोशिश कर रहे हैं जयराम जी, कि जगदीप धनखड़ जब राजस्थान विधानसभा का सदस्य था तो आरएसएस के बारे में क्या कहा, मैं सुनो, मुझे पता है आपकी पार्टी के अंदर इतनी गोपनीयता नहीं है कि मुझे नहीं पता लगे। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, माननीय नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं। तो आप वो एक्सरसाइज बंद कर दो, मैंने कह दिया है। जनवरी 1994 ये तो कह रहा हूं, मैं एकलव्य तब नहीं था, मैं एकलव्य बनाऊं 25 साल पहले। सुनो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि एकलव्य बनने में मुझे समय लगा, वाल्मीकि जी का भी परिवर्तन हुआ था, और जब से मेरा परिवर्तन हुआ, नड्डा जी,
जब से मेरा परिवर्तन हुआ, मेरे मन में एक टीस सदा रही कि मैंने प्रथम वर्ष क्यों नहीं किया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं किया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं किया। मैं कहता रहा। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज। नो, प्लीज नो। जयराज जी समझिए जरा। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, जिसका जिक्र अभी हमारे चौहान साहब ने भी किया और मादिक साहब ने भी किया। वो जो 1952 का चुनाव अंबेडकर जी लड़ने गए, तो उनके विरुद्ध नेहरू जी खुद प्रचार में गए। ही हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शनरिंग अगेंस्ट भीमराव अंबेडकर। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आप देखिए, मज़ा है, इनका ईवीएम से जो बैर है वो बड़ा पुराना है। उस समय भीमराव अंबेडकर जी 14,000 वोट से हारे और इनवैलिड वोट 78,000 हुए। इसलिए बैलेट पेपर से इनका पुराना प्यार है। 78,000। और आजाद भारत, उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि यह चुनाव में धांधली हुई है। हमने नहीं कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है। और इसी तरीके से जो हमारे धनंजय कीर हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र, वह इस बात की पुष्टि करते हैं, जो पद्म भूषण आपकी सरकार ने दिया, वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी को हराया गया, इस बात को उसमें कहते हैं। उसी तरीके से जो आपने भी कहा कि 1990 में, जिसका आपने जिक्र किया, कि यानी भारत रत्न मिलते मिलते 1990 हो गया जब कांग्रेस की सरकार गई। अब खड़गे साहब को बाबा साहब अंबेडकर जी से बहुत हमदर्दी है, व्यक्तिगत रूप में हो सकता है, लेकिन जिस पार्टी में है उसको हमदर्दी कभी नहीं रही, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं, कभी नहीं। नड्डा जी, मैं मेरे रूम में बैठा था, तब साहब का भाषण चल रहा था।